हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के क्रम में प्रागैतिहासिक बाद अंत ऐतिहासिक, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है, हड़प्पा काल आता है, और अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अर्ध ऐतिहासिक की बात करें तो अर्ध ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो मिला है पर पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसको अर्ध ऐतिहासिक बोलते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह सबसे पुरानी सभ्यता भारत की मानी जाती है। जब इसको खोज नहीं थी 1921 के पहले, तो सबसे पुरानी सभ्यता हमारे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को मानते थे भारत में। और जब 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया, तब से सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को माना जा रहा है। और सबसे विश्व की जितनी भी सभ्यता हैं, जैसे चीन की सभ्यता, आपको मिस्र की सभ्यता, इस सब ये दोनों से सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आइए इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। इसको हमने अध्ययन करने के लिए चार भाग, विभिन्न प्रकार के भागों में बांटे हैं, जैसे खोज, उद्भव या निर्माता, काल, नामकरण, विशेषता, विस्तार। अगर खोज की बात करें तो ब्रिटिश व्यक्ति एक थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 ईस्वी में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और नेक्स्ट बात करें तो बर्टन बंधु दो भाई थे, जिन्हें बर्टन बंधु के नाम से आता है। ये भी ब्रिटिश ही व्यक्ति थे, जिन्होंने रेलवे लाइन की काम चल रहा था जब भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से था। तो उस टाइम कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो जब खुदाई किया गया था तो उस टाइम की कुछ बीच में रास्ता में ईंटें प्राप्त हुई थी, जो बहुत आसानी से इन्होंने रेलवे लाइन ट्रैक बिछाने में लगा दिया। और ये नहीं सोचे कि आखिर है क्या, कोई सभ्यता, बड़ी सभ्यता है या कोई बड़ी महलें होती थी जिसका अवशेष अभी तक बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं सोचे। फिर पुनः एक 1853-56 में एक ब्रिटिश आपको शोधकर्ता थे, जिनको नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853-56 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्रथम शोध कर बताया गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। तो आइए देख लेते हैं। बर्टन बंधु द्वारा जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिले, जिसको बहुत आसानी से उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में लगा दिए। आगे देखते हैं। 1853-56 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्रथम बार इसका शोध किया गया। पुनः सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो जॉन मार्शल के निर्देशन में, ये भी ब्रिटिश ही थे, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई। तब से जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और इसको सबसे प्रमाणित या बोलिए कि सबसे अगर कोई अच्छी जानकारी दी तो चार्ल्स जॉन मार्शल ने दिए, और उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता था। अब बात करते हैं उद्भव और निर्माता कि आखिर निर्माता इसके कौन थे, उद्भव कैसे हुई। तो स्थानीय मत भी है और विदेशी मत भी है। स्थानीय मत की बात करें तो आपको रखालदास बनर्जी द्वारा बताया गया है, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। रखालदास बनर्जी द्वारा बताया गया कि यह द्रविड़ सभ्यता है। एक और इतिहासकार थे TN रामचंद्रन एवं लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इन्होंने बताया कि आज थे, बट इनको मत को सभी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तो उसका निर्माता आर्य थे, तो आखिर कुछ समय बाद जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई तो यहाँ ग्रामीण सभ्यता क्यों हो गई। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका आर्य सटीक माने निर्माता नहीं है, जानकारी गलत है। अगर सही माने तो द्रविड़ को ही माना जाता है भारतीय स्थानीय मत के अनुसार। और आगे देखते हैं विदेशी मत में। तो विदेशी मत में आपको जॉन मार्शल एवं व्हीलर द्वारा सुमेरियन सभ्यता के अनुरूप बताया गया। इन्होंने बताया, जॉन मार्शल और व्हीलर ने बताया कि जिस प्रकार की सुमेरियन की सभ्यता में भवनें पाई जाती है, उसी प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता में भवनें पाई गई है। जिस प्रकार की वहाँ पे
सड़कें पाई जाती, उसी टाइप की सड़कें यहाँ सिंधु घाटी सप्ताह में पाया जाता है। बट स्थानीय मत के अनुसार, भारतीय इतिहासकार के अनुसार बताया कि नहीं, सिंधु घाटी सप्ताह जरूर भवनें या जो भी महलें थी उस टाइप पाई गई जो सुमेन सप्ताह में, मगर जो सिंधु घाटी सप्ताह में नाली के निकास के लिए जो पानी के निकास के लिए नाली बनाया गया था, तो वो वहाँ नहीं पाया जाता है। चौड़ी सड़क वहाँ नहीं पाई जाती है। कुओं में, घरों में कुओं के अवशेष पाए जाते हैं जो सुमेरन सप्ताह में नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे ही कुछ बहुत सारे बात थे जो सुमेरन सप्ताह और सिंधु घाटी सप्ताह में भिन्न पाया गया। इसीलिए ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है सुमेरन सप्ताह के अनुरूप ही सिंधु घाटी सप्ताह थी। ठीक है, अब इससे काल के बारे में बात कर लें। तो काल के बारे में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सप्ताह के विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं, जिसमें से कुछ विदेशी भी हैं और कुछ स्थानीय मत भी हैं। और विदेशी मत की बात करें तो चार्ल्स जॉन मार्शल द्वारा 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सप्ताह को माना गया है। तो इनको कुछ हद तक माना जाता है, इसलिए कि इन्हीं के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा सप्ताह को दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो थोड़ा सा इनको मत को मतलब माना जाता है कि हाँ सच में होगा। और अगर स्थानीय मत की बात करें तो डीपी अग्रवाल इतिहासकार थे, भारतीय थे। इन्होंने कार्बन 14 पद्धति जिसे जीवाश्म किया जाता है, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया। अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न किताब में विभिन्न इतिहासकारों में अलग मतभेद है। चूँकि यहाँ तो लिखित कोई साक्ष्य मिला नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हमने कालक्रम को माने खंडित करते हैं कोई इतिहासकार। अगर आगे बात करते हैं तो इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहने का अर्थ होता है कि सिंधु घाटी के जितने भी स्थल खोजे गए हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जितने भी छोटे छोटे पाए गए हैं, छोटा हो या बड़ा, उसको आपको सिंधु घाटी नदी के तट के आसपास से मिले, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगर हम बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी बहुत से अवशेष ऐसे हैं जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदी सरस्वती के आसपास में मिला है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो एक पहले इसको एक और देख लेते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता अधिकतर हड़प्पाकालीन नगरे या स्थल जो पाए गए हैं सिंधु नदी के तट पर, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अवशेष या स्थल कुछ हैं, वैसे जो सिंधु की सहायक नदी सरस्वती के आसपास पाए गए हैं, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम दिया गया है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये कहा जाए तो भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता को। अब तो नाम बहुत से दिया जा सकते थे। तो इसके पीछे रीजन ये है कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम बार की गई। इसीलिए ऐसा जिससे पहले परंपरा था कि कोई अगर स्थल खोजा था इतिहास में तो उसी के नाम पे वहाँ जो तमाम और खोजे गए स्थल उनको नाम रखा जाता था। तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा की खोज की गई थी। इसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपने स्पष्ट रूप से समझ ली सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब आगे देखते हैं विशेषता। किसी भी नगर का विशेषता क्या होता है। मान लीजिए पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, या किसी भी कोई गांव है, कोई बाजार है, उसका विशेषता क्या हो सकता है। तो उसको विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहने का अर्थ है कि वहाँ जितने भी मतलब जो सड़कें थी, जो आज के मॉडर्न एज के टाइप की थी, चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो पानी का निकास नाली थी, नाली सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। जैसे बहुत अच्छा जल प्रबंधन का आपसे धौलावीरा से गुजरात से मिला है, उसे प्रमाणित होता है। और जितना भी मुख्य महलें थी उसका सभी जो भी मकान था, सभी मकान के पास से चौड़ी सड़क गुजरती थी, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में ये सब विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान था। कांस्य युगीन सभ्यता,
तो आप जानते हैं कि कांसा कैसे बनता है, कांस्य युगीन सप्ताह कांसा कैसे तैयार होता है। तो तांबा और टीन को मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि तांबा की खोज हुआ, तांबा आप प्लस में टीन, ये आपको वनडे एग्जाम में पूछता है, कांसा होता है। तो तांबा और टीन को मिला कुछ औजारें बनाई गई थी सिंधु सप्ताह में, इसलिए कांस्य युगीन सप्ताह इसको। आर्ध ऐतिहासिक, ये हमने फर्स्ट में ही बता दिया था कि आर्ध ऐतिहासिक क्यों कहा था। वैसा काल जिसका कोई लिखित विवरण तो मिला है, जिसका लिखित विवरण तो मिला है, बट इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि बाहर माने लिपि कुछ इस प्रकार से है, इसको चित्रलिपि कहते हैं, इस तरह की लिपि प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। शांति प्रिय सभ्यता, विभिन्न जगह खुदाई के दौरान यह पाया गया कि कहीं से भी मतलब आपको अस्त्र शस्त्र की अवशेष नहीं मिले हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ शांतिप्रिय सभ्यता, शांतिप्रिय लोग रहते हैं, वो शांतिप्रिय समाज रहता होगा। और कहीं से अवशेष कुछ अस्त्र शस्त्र का मिले तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ कुछ युद्ध होता होगा, या कोई राजा एक दूसरा के राजा पे अटैक करता होगा। ऐसा कुछ मिला नहीं अस्त्र शस्त्र, इसलिए इसे शांतिप्रिय सभ्यता कहते हैं। व्यापार प्रधान, व्यापार प्रधान को बोलने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगर का मतलब होता है कि व्यापार वहाँ होगा ही, व्यापार वाणिज्य उन्नत होगा। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार यहाँ होते थे। तो आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के व्यापार होते थे, तो आंसर उसका दीजिएगा कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार होते थे। आगे देखते हैं विस्तृत सभ्यता। इसकी बात करें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर स्थित एक स्थल है, और दक्षिण में दायमाबाद है। इसकी टोटल अगर दूरी की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। पश्चिम में बलूचिस्तान के निकट सुदका गेडोर, और पूरब में बात करें ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसका फैला हुआ था, जिसका टोटल लंबाई आपको मान के चलिए 1600 किलोमीटर था। अगर पूरी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल इसका क्षेत्रफल 13 लाख, टोटल इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो सुमेरियन सभ्यता और ये आपको मिस्र की सभ्यता से कई गुना बड़ा था, इसलिए इसको विस्तृत सभ्यता कहा गया। राजनीतिक जीवन पे आते हैं। तो राजनीतिक जीवन तो आपको अगर कहीं किसी वंश या किसी काल का या किसी समाज का लिखित विवरण नहीं मिला है, तो आप या हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ राजतंत्रात्मक था या फिर गणतंत्रात्मक था, या फिर कोई पुरोहित या द्वारा शासन किया जाता था। और फिर भी कुछ इतिहासकार ने बताया गया पुरोहित वर्ग शासन करते थे। आगे देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ तो आज की तरह जैसे वैदिक काल में देखा गया कि 4 वर्ण होते थे, क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो यह सॉरी दोस्तों अगर एक गलती बोला गया। अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक जीवन जैसे वैदिक सभ्यता में 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, स्वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस प्रकार के यहाँ नहीं था। यहाँ बस एक गरीब एक अमीर वर्ग रहते थे। एक तरफ था ऊंचा भवन और दूसरी तरफ था निचला भवन। तो ऊंचा भवन के लोग माने वहाँ धनी वर्ग रहते थे, अमीर वर्ग रहते थे, और निचली बस्ती की बात करें तो वहाँ गरीब वर्ग रहते थे, जैसे मजदूर वर्ग रहते थे। और पश्चिम में जो बना हुआ था बड़ी बड़ी महलें बनी थी, और अमीर वर्ग रहते थे। पूर्व में जो छोटे छोटे घर बने होते थे, जो गरीब या श्रमिक वर्ग होते थे। सामाजिक जीवन इस तरह का था। आर्थिक जीवन, आर्थिक तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम व्यापार वाणिज्य संपन्न था। तो कृषि तो उस टाइम था नहीं, सिर्फ व्यापार पर निर्भर था। जैसा हम लोग आगे चलकर देख रहे हैं कि वैदिक काल में देखें तो कृषि और पशुपालन मुख्य आर्थिक का आधार था। तो उस टाइम तो ऐसा था नहीं, यहाँ आर्थिक आधारित तो आप कह सकते हैं कि व्यापार ही था। सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक के बारे में आप बोल सकते हैं कि इनको लिपि का ज्ञान था, ये अच्छी पेंटिंग जानते थे, इनकी माप तोल की जानकारी थी। यही विभिन्न प्रकार की इनकी जानकारी थी, सांस्कृतिक रूप से भी हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं विस्तार। तो विस्तार के बारे में तो हम लोग बात कर ही लिए हैं, एक और देख लेते हैं। भारत के
विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में विस्तार था इसका। आपको उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद, यहाँ सब दोस्त गलती हो गया है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक 1400 किलोमीटर में फैला था। अब पूरब में बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से लेकर पश्चिम में सुदकागिरो बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है तक 1600 किलोमीटर में फैला एक प्रदेश था। यानी कि अगर दोनों गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल का टोटल का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। आइए इसको चार्ल्स मैसन द्वारा पहली बार 1826 ईस्वी में खोज हुई थी। अगर फिर बटर बंधु द्वारा जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली थी जो पता है तो नहीं किया जाता कि किस सभ्यता का है, मगर ये उतना ध्यान नहीं दिए थे। फिर पुनः 1853-56 में के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश से शोधकर्ता थे उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। सब समान मत आप देख सकते हैं। जर्मन मार्शल निर्देशन में जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया तो उस टाइम बताया कि हड़प्पा सभ्यता है। उद्भव या निर्माता की बात करें तो स्थानीय मत के अनुसार रखायल दास बनर्जी बताते हैं कि द्रविड़ लोग इसका निर्माता थे और टी.एन. रामचंद्रन एवं लक्ष्मण स्वरूप उसालकर द्वारा आग बताया है जो समान मत नहीं है। क्योंकि जब वैदिक काल में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो जब सिंधु घाटी सभ्यता में आज लोग बस गए शहर में तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैदिक काल में गाँव में वो लोग रहते होंगे, इसलिए समान मत नहीं है। विदेशी मत की बात करें तो मार्शल एवं व्हीलर द्वारा सुमेरियन सभ्यता के अनुरूप बताया गया, बट इसको कुछ स्थानीय मत के आधार पर इसको भी नकार दिया गया, सही नहीं पाया गया। और काल की बात करें तो जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया गया। डी.पी. अग्रवाल जो स्थानीय इतिहासकार थे उन्होंने कार्बन 14 पद्धति द्वारा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया। समान मत माने तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसको बताया गया है। नामकरण की बात है तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि अधिकतर इसके स्थल जो खुदाई में मिले हैं जो सब सिंधु नदी के तट पर के आसपास ही मिले, इसलिए सिंधु नदी नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता कुछ ऐसे स्थल खोजे गए जो सिंधु विशाख नदी सरस्वती के आसपास तट पर ही मिले हैं, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा था। हड़प्पा सभ्यता सर जॉन मार्शल के निर्देशन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा पहली बार हड़प्पा की खोज हुई। और जो पहले परंपरा थी इतिहास में कि जो पहले किसी स्थान को खुदाई हो रहा कुछ मिला तो बाकी शेष जितने भी खुदाई होंगे, जितने भी स्थल मिलेंगे उसको उसी के नाम पर नामकरण कर दिएगा, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। विशेषता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता बोले तो पक्के मकान थे, चौड़ी सड़कें थी, नाली की अच्छी व्यवस्था थी, जल प्रबंधन था। आज मॉडर्न तरीका के जो यहाँ हम लोग के यहाँ जो शौचालय बनता है उस टाइम भी विद्यमान था, इसलिए उसको नगरीय सभ्यता कहेंगे। काशीगीन सभ्यता तांबा और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, इसलिए काशीगीन सभ्यता कहते हैं। आग ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसका तो लिखित विवरण मिला पर अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आग ऐतिहासिक के अंतर्गत करते हैं। शांतिप्रिय सभ्यता बहुत ढेर सारी खुदाई हुई फिर भी कहीं पे अस्त्र शस्त्र के प्रमाण या मैंने साक्ष्य नहीं मिले हैं या अवशेष नहीं प्राप्त हुए, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वो शांतिप्रिय लोग थे, शांतिप्रिय सभ्यता था। व्यापार प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंतरिक व्यापार दोनों तरह के होते थे। विस्तृत सभ्यता इसलिए कहा जाता है विस्तृत सभ्यता कि सुमेरियन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता थी। राजनीतिक जीवन कुछ नहीं कहा सकता क्योंकि यह लिखित कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सामाजिक जीवन में ऊंची नगर और निचला नगर रहता था, जिसमें ऊंचे वाले जो नगर था
वो पूरब के पश्चिम की तरफ स्थित था। उसमें धनी वर्ग रहते थे संभवतः, और निचला नगर में गरीब श्रमिक मजदूर लोग रहते थे, जो आर्थिक तो व्यापार वाणिज्य पर ही डिपेंड था उस टाइम। सांस्कृतिक में उनके मोहरों की जानकारी थी, उन्हें माप तौल की जानकारी थी, वो पेंटिंग जानते थे, और बहुत से काम जानते थे। इनकी विस्तार की बात हो तो भारत में के उत्तर पश्चिम में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार था। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक 14 किलोमीटर में फैला। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतका गेडोर तक बलूचिस्तान तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ प्रदेश था। और एक और इसमें मुख्य रूप से देख लेते हैं पॉइंट, वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे कहीं देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। इसको आप एकदम VVI याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी स्थल कौन था जो किस नदी पे है, पूर्वी स्थल कौन था किस नदी पे है। तो सबसे उत्तर में आप मांडा देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपका मिल जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है। उत्तर हो गया। दक्षिण की बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है, दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर। पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर था। जो यूपी में है स्थित, हिंडन नदी के तट पर। और यहाँ बलूचिस्तान में सुतका गेडोर है। सुतका गेडोर जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। ये आपको दास्त नदी के तट पर स्थित था। इसको आप याद कर ही लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर एक सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे उत्तरी सीमा हो गया मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पे। दक्षिणी सीमा दायमाबाद, 10 से दक्षिण 10 दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में। पूर्व में आप आलमगीरपुर देख सकते हैं, यूपी में हिंडन नदी के तट पर है। पश्चिम में सुतका गेडोर बलूचिस्तान के प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है, दास्त नदी के तट पर है। इसको आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम आज सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 देखे हैं। 1-2 पार्ट और इसमें लाएंगे, क्योंकि इसके बाद देखें कि कौन सा नगर था, कहाँ स्थित था, उसकी क्या विशेषता थी, कहाँ कहाँ क्या खोजा गया है। तो देखिएगा, आपको 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझाया गया है, और 1 बार से 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमको भी पता लगा कि हमसे कितना लोग मतलब सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, या कितना लोग हमसे नाखुश है। तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दोस्त यहाँ पे आपने गलत है, या यहाँ पे इस तरह से आप पढ़ाते तो ज़्यादा समझ में आता। यस या नो में कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।